हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। हम अक्सर पॉलिटी में एक क्वेश्चन देखते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। आज इस मामले के बारे में हम आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि केशवानंद भारती कौन थे, किस तरीके से इन्होंने पूरे इतिहास में, इवन मैं कहूँ संविधान में, एक इतना बड़ा बदलाव करने के लिए चीज़ें दी कि किसी भी तरीके से एक आधारभूत ढांचे का जो प्रतिपादन था वो लगभग इन्हीं के द्वारा तय किया गया था, इन्हीं के द्वारा या फिर इनके मामले के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके ही मामले के बाद इस बात को तय किया कि संविधान का मूलभूत जो ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं करने का अधिकार दिया गया संसद को। इससे पहले ये कहा जाता था कि संसद किसी भी हद तक जो है नियमों को बना सकती है और संविधान में परिवर्तन कर सकती है। इन्होंने मूलभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब मूलभूत ढांचा क्या होता है, इन सारी चीज़ों को, इनका केशवानंद भारती जो मामला था वो क्या केस था इनका, क्यों ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे अक्सर कर एग्ज़ाम में 80% में कहूँगी हर एग्ज़ाम में आपको केशवानंद जो भारती बनाम केरल राज्य का मामला होगा ये पूछ लिया जाता है आपसे एग्ज़ाम में कि ये किस सिद्धांत के ऊपर है या क्या सिद्धांत ये देता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 47 वर्ष पहले संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था कि 47 वर्ष पहले, अभी कुछ समय पहले ही इनकी मृत्यु हो गई है। तो अगर देखा जाए इनका ना ये कोई वकील थे, ना ये कोई बहुत बड़े ऐसे कोई प्रवक्ता थे, इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, फिर भी लेकिन इनका मामला इतना ज़्यादा क्यों चलता है। जिन लोगों को नहीं पता होगा वो सोचते होंगे कोई वकील हैं ये, या इन्होंने कुछ, या कोई जज रहे होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और एक मठ में ये काम करते थे। अभी देखते हैं उसके बारे में भी, आगे हम इन सारी चीज़ों को जान लेंगे। तो संविधान की आधारभूत संरचना क्या है, इसका क्या मतलब होता है। संविधान की आधारभूत संरचना से वो मतलब होता है कि जो सिद्धांत दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या जो प्रावधान दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में निहित हैं, और जो लोकतंत्र के आदर्श हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। तो जो प्रावधान दिए गए उनमें कहा गया, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि प्रावधानों को संसद द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, जो मूल संविधान में आधारभूत ढांचे की संरचना करते हैं। यदि इनको बदला गया तो संविधान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, जो कि हमारे जनमानस के विकास के लिए अति आवश्यक है। तो आपको समझ में आया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको नहीं बदला जाना चाहिए। ये बात कही गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले के बाद। तो इसमें और चीज़ें देखते हैं। अब आधारभूत संरचना की सूची में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता है हमारे यहाँ पर, कानून का शासन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, संघवाद की भावना को हमने लिया है, धर्मनिरपेक्षता को लिया है, संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य और संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कल्याणकारी राज्य। ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमने एक जो आधारभूत संरचना है उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। इन जैसी चीज़ों में बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि अब किसी व्यक्ति के अगर बात करी जाए, अधिकारों को छीन लेना या अधिकारों को कम कर देना, ये सब क्या आता है, ये आधारभूत ढांचे के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। इस केस में महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और इसी बात पर यह बहस छिड़ गई कि भाई संसद कितनी जगहों पर संशोधन कर सकती है और क्या कुछ नियमावली है या फिर ये कैसे भी कर सकती है। तो स्वतंत्रता की शुरुआत की अगर सालों की अगर बात करते हैं तो जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार का जो मामला था 1965 के मामलों में निर्णय दिया गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्ति है। मतलब संशोधन करके जो किसी भी तरीके से किसी भी हद तक संसद जो है संशोधन कर सकती है। हम जानते हैं कि पार्लियामेंट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, तो वो कोई भी नियम बना सकती है और कोई भी नियम लागू कर सकती है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद आर्टिकल 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती है। ये शक्ति उसको हटा दी गई, किसमें? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। जब तक ये वाला मामला नहीं हुआ था, केशवानंद भारती वाला मामला, तब तक गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का जो मामला था वही मामला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा था। ठीक है ना। इसमें 11 जजों की लगभग पीठ बैठी थी। तो इसमें यह कहा गया कि आर्टिकल जो 368 है उसके तहत ये मौलिक अधिकारों को ना छीनेगी और ना ही इसे कम करेगी। अब देख लेते हैं जरा कि पूरा मामला आखिर है क्या, कौन थे ये केशवानंद भारती, क्यों इतना चर्चा में रहे। तो ये थे एक कासरगोड, केरल का सबसे उत्तरी जिला है और यहाँ पर एक शैव मठ है जो एडनीर में स्थित है। यह मठ 9वीं सदी के महान संत और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रेरता आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। शंकराचार्य के 4 शुरुआती शिष्यों में से एक थे तोतकाचार्य, जिनकी परंपरा से में यह मठ स्थापित किया गया था। यह ब्राह्मणों की तांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने वाली स्मार्त भागवत परंपरा को मानता है। केरल और कर्नाटक में इसका काफ़ी सम्मान भी होता है। शंकराचार्य की क्षेत्रीय पीठ का दर्जा प्राप्त होने के चलते इस मठ के प्रमुख को केरल में शंकराचार्य का दर्जा दिया जाता है। एक्चुअली में इनके गुरु का देहांत हो गया था, ये इसी मठ से जुड़ गए थे और इनके गुरु का जब देहांत हो गया तो 19 साल की अवस्था में ही इन्होंने संन्यास ले लिया था और अपने गुरु के निधन के बाद वे एडनीर मठ के मुखिया बन गए। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा जो चीज़ें थी जिनको केरल में शंकराचार्य कहते हैं, वैसे केशवानंद भारती इनका नाम था। तो अब देखते हैं क्या है। अब कासरगोड जो मठ था पहले क्या हुआ करता था, इनके पास हजारों एकड़ ज़मीन पड़ी थी मठ के आसपास। अब वो ज़मीन जो थी वो केरल में उस समय की जो वामपंथी सरकार थी उसने भूमि सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए और कानून बनाकर क्या किया कि मठ के आसपास की पड़ी जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी उस पर अधिकार कर लिया। अब इनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि ऐसे में जो मठ के मुखिया हैं वो क्या करेंगे। इन्होंने केरल के मुख्य न्याय जो हाईकोर्ट है वहाँ पर इन्होंने इसको चुनौती दी और इन्होंने आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए चुनौती दी थी और कहा था कि अपनी धार्मिक संपदा का प्रबंधन करने का हमें अधिकार है। मतलब किसका अधिकार है? इनको अपने धार्मिक करने का अधिकार है। और इसमें आर्टिकल 26 में क्या है आपको पता है? पहले मैंने सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ाए हैं कि भाई धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और उनको पोषण करना या उनके कार्य प्रबंधन है उन सभी चीज़ों को देखना, उसमें संपत्ति भी आती है, सारी चीज़ें ये चीज़ें आती। तो इन्होंने आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अपनी धार्मिक संपदा का प्रबंधन करने के लिए उन्होंने और एक बात और कही कि संपत्ति का अधिकार उस समय मूल अधिकार था, तो 31 में दिए गए संपत्ति के मूल अधिकार पर भी पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के 24वें, 25 और 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी थी। एक्चुअली में इन्होंने जो चुनौती दी थी, इन्होंने केवल और केवल चुनौती दी थी अपनी ज़मीन जो इनकी जा रही थी, जो मठ के आसपास की ज़मीन थी, इनका ये कहना था कि भाई मेरे मठ के आसपास की ज़मीन है, क्यों जा रही है, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है और धार्मिक कार्यों के लिए हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। बाद में जब ये मामला कोर्ट ने तो नहीं, जो केरल का हाई कोर्ट था वहाँ से इनके मठ को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और वो ज़मीन भी जो चली गई थी उसके लिए भी कोई इन्हें खास फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब ये हाई कोर्ट में पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ पर जब ये मामला गया तो वहाँ पर बात आ गई कि आर्टिकल 24, 25 और 29 इन सभी आर्टिकल को लेकर चुनौती दी गई और कहा गया, इनको एक इनके साथ के थे उन्होंने सलाह दी नानी पालकी वाला ने इनको क्या सलाह दी, इन्होंने इनसे कहा कि मठ का जो हक है इसे दिलाया जा सकता है और आपको ये हक मिल जाएगा। हालांकि देखा जाए तो केरल के कोर्ट के द्वारा ये चीज़ नहीं हो पाई थी इनके लिए और बाद में मामला कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया देश की सर्वोच्च अदालत में, तो वहाँ पर ये वाली बात आई कि भाई किस तरीके से, इसमें तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो संविधान से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ा प्रश्न यही है, मौलिक अधिकारों सहित और भी जो हिस्से हैं, महत्वपूर्ण हिस्से हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, इवन कहूँ तो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, क्या उनमें भी संसद असीमित संशोधन कर सकती है? तो कहा गया
कि इसी जो वो इनका केस है इसमें ही फिर ये बात आई कि नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। इससे पहले गोलकनाथ मामले का निर्णय 11 न्यायाधीशों द्वारा दिया गया था। पूछा जाता है कि दूसरी सबसे बड़ी या फिर पहली सबसे बड़ी पीठ कब बनी थी, तो पहली बनी थी गोलकनाथ मामले निर्णय में और दूसरी बनी थी केशवानंद मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया था। यहाँ प्रख्यात कानूनविद नानकी पालखीवाला, फली नरीमन, सोली सोराबजी आदि ने सरकार के खिलाफ मामला प्रस्तुत किया था और इसमें केशवानंद भारती की संवैधानिक पीठ के सदस्य जो थे बीच काफ़ी वैचारिक मतभेद भी हुआ था और इसमें देखा गया था कि 7-6 के निर्णय दिया गया था, मतलब 7 लोग इसके फेवर में थे और 6 लोग क्या थे, 6 लोग इसके फेवर में नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से जो वैचारिक मतभेद दिखे उनमें 7 और 6 से निर्णय दिया गया और इसमें कहा गया कि संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से इसे रोका जाना चाहिए। ये पूरा केस था। मुझे लगता है कि आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि क्या केस था। आप एक चीज़ समझिए, अगर ये आधारभूत ढांचे की बात नहीं कही गई होती ना, तो आगे आने वाले टाइम में जो सरकारें रही या कुछ भी रहा, संसद में किसी भी तरीके का बदलाव कर सकते थे और अगर वो बदलाव करते तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर बेसिक स्ट्रक्चर बदल जाता तो फिर क्या होता कि लोकतंत्र की जड़ें कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती और एक गणतांत्रिक व्यवस्था भी जो होती वो हमारी सुरक्षित ना रह पाती। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए इस तरीके का फैसला संविधान जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसने ये फैसला जारी किया था। अगर देखा जाए जिन्होंने ये पूरा केस देखा था कानूनविद नानी पालखीवाला ने, इनसे कभी भी वो जो मटके मतलब शंकराचार्य थे वो कभी भी नहीं मिले थे। केशवानंद भारती जी कभी भी नहीं मिले थे और ना वो इनको बहुत ज़्यादा जानते थे, जिनकी वजह से ये पूरे फेमस हो गए, सारी चीज़ें हो गई। इन्होंने कभी नहीं मिले थे। इनको बाद में पता चला कि शंकराचार्य जी को कि हमारा केस ये है और एग्जैक्टली ये केस यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है, तो इन्हें कभी कोई इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। तो ये पूरा वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज पूरा केशवानंद भारती बनाम केस समझ में आ गया होगा कि क्या मामला था और किस किस तरीके से बातें कही गई कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं खत्म किया जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।